नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास अल्फा डीके है। तो अल्फा डीके को हम जनरली 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज पहला लेक्चर है, तो क्या क्या हमें पढ़ना है, लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस। आज हम अल्फा डीके पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है, फिर जानेंगे कि अल्फा डीके क्यों ऑब्जर्व होता है और कब ऑब्जर्व होता है, ठीक है। देन वी विल फाइंड द क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होता है, एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके हम जानेंगे, ठीक है। क्यू वैल्यू को हम अलग अलग टर्म्स में, एटॉमिक मास के टर्म्स में हम क्यू वैल्यू को कैसे लिखते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में क्यू वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, और कंडीशन क्या है स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके की, क्या कंडीशन है, कब होगा अल्फा डीके, ठीक है, वो जानेंगे। और जानेंगे किस तरीके से डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी रिलीज होती है अल्फा डीके में वो शेयर होती है, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस, हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस की, ठीक है। समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी के बाद हम वी विल सी सम फिजिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी शेयर होती है डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स में, समझ में आया। देन वी विल सी रिकॉइल ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, देन वी विल सी एन एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में जानेंगे कि क्यों भी एक प्रोटॉन नहीं निकल, अब जैसे अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो एक प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता, एक न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकलता, ठीक है, समझ में आया। तो हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। काफ़ी सिंपल टॉपिक है। वो अल्फा डीके में आज हम बस यही चीज़ें कवर करेंगे। फिर अगले लेक्चर्स में हम गमाउ थ्योरी, ठीक है ना, पूरा मैथमेटिक्स जो है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स पर्सपेक्टिव अल्फा डीके को जानेंगे, ठीक है। क्वांटम टनलिंग क्या होता है, हालांकि वो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में कवर किया, लेकिन हम उसको यहाँ पर भी हम देखेंगे, ठीक है। समझ में आई चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो अल्फा डीके क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस ही होता है, ठीक है। हमने वैसे पहले भी अल्फा डीके के बारे में जाना है। तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें कोई हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है ना, वो स्पॉन्टेनियसली डीके होता है अल्फा पार्टिकल्स में, ठीक है, और एक लाइटर डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब एक पार्टिकल हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियस हो गया, अब ये न्यूक्लियस क्या हो गया, डीके हो गया, ठीक है। समझ में, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब ये डीके हो गया तो इसमें से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कहने का मतलब हो गया, देखो अल्फा पार्टिकल को हम कैसे लिखते हैं, जो हीलियम होता है ना, हीलियम में सब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दी तो क्या बचता है उसके पास, ठीक है, 2 प्रोटॉन बचते हैं और 2 न्यूट्रॉन बचते हैं, वही अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल क्या, न्यूक्लियस एक तरीके से हीलियम एटम का हम कहें, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, समझ में। तो टू गेन स्टेबिलिटी डीके प्रोसेस होता है, रेडियो एक्टिविटी डीके इसीलिए इसी वजह से तो होता है, हम जानते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, डॉटर न्यूक्लियस। तो यदि ये स्टेबल है तो प्रोसेस यहीं रुक जाएगा, यदि ये अनस्टेबल है तो फर्दर डीके होगा थ्रू सम अदर डीके प्रोसेस, ठीक है, मे बी थ्रू बीटा और सम गामा, ठीक, समझ में आया। तो ये चीज़ है, ये तो ये जनरल इक्वेशन हो गई। और हमने बताया जैसे एक पेरेंट न्यूक्लियस हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास, इमिटेड अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है। और इस अल्फा डीके इक्वेशन में ना मास नंबर जो है और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, आप देख सकते हो। अब जैसे A-4 है और ये 4 है, दोनों को ऐड कर दो ना RHS में, तो पूरा मेरे पास मास नंबर आ गया। यहाँ से Z-2 था तो ये 2 है, दोनों को जोड़ो यही आ जाएगा, समझ में। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। एक्चुअली में अल्फा डीके क्या होता है, क्वांटम टनलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया। क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में जाओगे तो आप समझोगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में चीज़ें कवर की है, ठीक है। वहाँ से भी आप इस लेक्चर को कवर कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये हो गया हमारे पास क्वांटम टनलिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर भी मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में इस चीज़ को कवर करूँगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, प्री फॉर्म्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारे पास सपोज न्यूक्लियस होगा तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ना बाइंड होंगे, ठीक है ना, प्री फॉर्म्ड होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और वो फिर वहाँ से क्या करते हैं, इमिट करते हैं, तो टनलिंग होती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो एस्केप करते हैं द कूलम्ब बैरियर, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो क्वांटम टनलिंग को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मैंने वहाँ पर अराउंड 60-70 मिनट का लेक्चर है, आप उसको देखोगे तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैं बताया, अब यहाँ पर भी हम इसको कवर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ें जो है अल्फा डीके की उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अल्फा डीके अब ऑब्जर्व कब होता है, व्हेन अल्फा डीके इज ऑब्जर्व। तो देखो अल्फा डीके तब होगा जब एनर्जेटिकली पॉसिबल हो, ठीक है, समझ में आया। तो एनर्जेटिकली पॉसिबल जब हम कहते हैं ना, तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होना चाहिए वो फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो अल्फा डीके होता है, जितने भी न्यूक्लियस है वो है ना, जिनका एटॉमिक नंबर 60 से ज़्यादा है, 60 के आसपास है, वो एनर्जेटिकली पॉसिबल होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं उससे अल्फा डीके हो, वो भी अलग डीके हो सकता है, ठीक है ना। बीटा डीके माइट भी दे रहा है, गामा डीके माइट भी दे, मतलब पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पर, ठीक है। एनर्जेटिकली पॉसिबल होते हैं,
ठीक है, मतलब ये वो रीजन होता है जहाँ पर कोलम्ब रिपल्सन जो होता है स्टार्ट्स टू मेक इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फेवरेबल फॉर सम आइसोटोप्स। ठीक है, कोलम्ब रिपल्शन होता है एटॉमिक न्यूक्लियस में, तो पॉसिबिलिटी एनर्जेटिकली पॉसिबल हो जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस से। लेकिन डोमिनेंट कब होता है, अल्फा डीके डोमिनेंट तब होता है और काफ़ी कॉमन होता है किसमें, एटॉमिक नंबर जब ग्रेटर देन 82 होता है। ठीक है, ब्यून लीड की यदि मैं बात करूँ तो, ठीक है, यहाँ काफ़ी डोमिनेंट होता है, फ्रीक्वेंट अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियाई विद जेड इज ग्रेटर देन 82। अब जेड इज ग्रेटर देन 62 में जरूरी नहीं कि सारे पार्टिकल्स ही अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, सम अदर डीके माइट ऑल्सो बी देयर। ठीक है ना, लेकिन एनर्जेटिकली पॉसिबल हो जाते हैं, लेकिन होंगे या नहीं, निकलेंगे नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जब जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 82 हम कहते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो डीके हमें मिलता है वो अल्फा मीटर्स ही होते हैं, समझ में आया। ठीक है, तो जितने भी जेड इज ग्रेटर देन 82 है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, आर अल्फा मीटर्स। ठीक है, या और दूसरे फॉर्म ऑफ अदर एक्टिविटी जाते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट है वो अल्फा मीटर्स होते हैं। ठीक है, लीड जो होता है 82 या हैवीएस्ट एलिमेंट स्टेबल आइसोटोप्स है, समझ में। ये मैंने पहले भी इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस किया, तो समझ में कब होता है, तो एनर्जेटिकली पॉसिबल तो व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 60, और डोमिनेंट कब होता है व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 82। ठीक है, ये चीज़ें, हालांकि इन चीज़ों के बारे में मैंने जब आपको स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था और एन जेड लाइन पढ़ाया था, ठीक है ना, वहाँ भी इन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, समझ में आया। अब बात करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके या क्यू वैल्यू क्या होता है। अब देखो हमारे पास जब अल्फा डीके होता है, सपोज ये क्या हो गया, अनस्टेबल पार्टिकल हो गया, ये मेरे पास एक वाई क्या हो गया, डॉटर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्या निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकल गया। अब कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो ये एनर्जी जो रिलीज हुई है ना, ठीक है ना, ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में शेयर करते हैं, समझ में आया। ठीक है, अब ये क्या कर गया, ये तो डीके हो गया। डीके किस में हुआ, ये डीके हुआ डॉटर न्यूक्लियस में और अल्फा पार्टिकल्स में, तो कुछ एनर्जी भी निकलती है, तो वो एनर्जी ना इन दोनों के बीच में शेयर होती है, समझ में आया। अधिकतर तो अल्फा पार्टिकल के पास होती है, कुछ परसेंट डॉटर न्यूक्लियस के पास रहती है। तो क्यू वैल्यू यदि हम जनरल डेफिनेशन देखें तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ना या डीके जो होते हैं, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उससे हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अल्फा डीके के केस में तो एनर्जी रिलीज होती है, ये मैंने जनरल डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। तो क्यू वैल्यू जो होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या डीके में, ठीक है, और वो क्या होती है, एनर्जी रिलीज हुई हो या एब्जॉर्ब हुई हो उस प्रोसेस में, उसको ही हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में। जैसे मैंने बताया अल्फा डीके के केस में तो एनर्जी रिलीज होती है, वो हम देखेंगे। तो क्यू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है ना टोटल रेस्ट मास एनर्जी का, ठीक है, इनिशियल स्टेट्स का, मतलब ये जो रिएक्टेंट्स है जैसे है ना, तो इनिशियल जो रिएक्टेंट्स हैं माइनस के फाइनल रिएक्टेंट्स की जो रेस्ट मास एनर्जी है उनका डिफरेंस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो जैसे ए प्लस बी को न्यूक्लियर रिएक्शन है, उससे हमें सी प्लस डी मिलता है, तो मुझे ए प्लस बी का मास जोड़ दो, उसमें से किसका रेस्ट मास एनर्जी घटा दो, सी प्लस डी का, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंटली हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। अब देखो हम जानते हैं जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है ना, प्लस के काइनेटिक एनर्जी, यही तो होती है। ठीक है, तो यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो क्यू को, तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, ये पहले क्या रेस्ट मास एनर्जी तो है, तो मैं टोटल एनर्जी माइनस के इनिशियल, ठीक है ना, माइनस, अब देखो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, ये ई माइनस के फाइनल, ठीक है ना, ये लिखा मैंने, समझ में। तो रेस्ट मास, ये रेस्ट मास एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी माइनस के काइनेटिक एनर्जी, वही लिखा मैंने। तो रिएक्टेंट्स की ये क्या रेस्ट मास एनर्जी है। ठीक है, तो यदि आप गौर से ध्यान से देखो इसको, तो ये तो ई कट जाएगा, तो के फाइनल माइनस के मेरे पास के इनिशियल बचेगा, तो ये याद रखना, समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो के फाइनल माइनस के इनिशियल हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। काफ़ी बुक्स में के को टी से भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये क्यों वैल्यू होती है, जनरल डेफिनेशन ही होगी। तो अल्फा डीके की यदि हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास, पेरेंट न्यूक्लियस, ये क्या है डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, और यह क्या है हीलियम न्यूक्लियस। तो पेरेंट न्यूक्लियस का रेस्ट मास एनर्जी आ गई, ठीक है, और उसमें से प्रोफाइनल की हमने घटा दी, किस किस की घटाएंगे, डॉटर न्यूक्लियस की रेस्ट मास एनर्जी और हीलियम की न्यूक्लियस मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। तो एम यहाँ पर क्या न्यूक्लियर मास है, क्योंकि न्यूक्लियर डीके हो रहा है, न्यूक्लियर मास लिया। लेकिन क्यू वैल्यू को ना एटॉमिक मास के टर्म्स में देखो कैसे लिखते हैं। तो वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है, फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं। मैंने काफ़ी टर्म्स में पिछले कई लेक्चर्स में बताया आप लोगों को कि न्यूक्लियर मास में हम जनरली नहीं लिखते हैं, मतलब एग्जाम में भी आपको देगा ना सोल्व करने के लिए तो एटॉमिक मासेस के टर्म्स में ही देता है। ठीक है, तो
यहाँ पे हम जब तो एटॉमिक मास के टर्म्स में तो फॉर्मूला क्या बनता है, यही होगा सिंपली, ये एटॉमिक मास ही आ जाता है मेरे पास, ठीक है, ये एटॉमिक मास हो जाएगा, ये भी ये एटॉमिक मास है, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला बनेगा। अब देखो फॉर्मूला सेम आया कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, पहले भी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके। तो देखो न्यूक्लियर मास होता है ना इन प्रैक्टिस, है ना, वो इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो जनरली हम एटॉमिक मास ही होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यानी मास ऑफ न्यूट्रल एटम। हम उसके जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है ना उसका मास घटा देते हैं, क्यों, अब देखो ध्यान से समझो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे मैंने बताया हम एटॉमिक मास को ही मेजर करते हैं। तो मेरे पास कोई भी एटम हो गया, तो इस एटम का मेरे को मास लिखना है, तो इसका ये एटॉमिक मास हो गया, ये न्यूक्लियर मास हो गया, मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये तो न्यूक्लियस का मास और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो न्यूक्लियस का मास प्लस में इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमने घटा दी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आएगा ये, ठीक है ना, हमने स्लैंग टर्म से लिखा हुआ है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर मास जो किस में होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहाँ 10⁶, कहाँ 1, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये टर्म यहाँ से उड़ा दी, समझ में आया, ठीक है। तो आप न्यूक्लियर मास कैसे लिखोगे, तो वो सॉरी एटॉमिक मास की जब वो न्यूक्लियर मास कैसे लिखोगे, यही तो न्यूक्लियर मास है, इसको मैं जेड को इधर ले गया, देखो माइनस वो आ गया, तो ये तो मैंने पेरेंट के लिए लिखा, ठीक है, ये मैंने डॉटर के लिए लिखा, समझ में आया, और ये मेरे पास क्या आ गया, हीलियम के लिए हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेरे पास न्यूक्लियर मास आ गया। अब न्यूक्लियर मास को आप जनरली इसमें लिख दो, पेरेंट का न्यूक्लियर मास, डॉटर का न्यूक्लियर मास, हीलियम का न्यूक्लियर मास। अब जब आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो आपको ZMe है ये कि यहाँ से कटेगा, -2me ये भी कट जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास जनरली कट गया, सारा कट हो गया, तो मेरे पास फॉर्मूला सिंपली यही बन गया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही बना, कुछ चेंज तो आया नहीं फॉर्मूले में, बस m की जगह एटॉमिक न्यूक्लियर मास की जगह आपको एटॉमिक मास लिखना है, सेम फॉर्मूला है, याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये चीज़ें आपको करके बताई ताकि आपको पता हो, नहीं तो कुछ लोगों को ये चीज़ बेसिक कंसेप्ट जो है पता ही नहीं होता है, ठीक है ना, कि क्या एटॉमिक मास है क्या न्यूक्लियर मास है, बस अच्छा ये समझते हैं यहाँ मास है, जो दे दिया लिख दिया, ये फॉर्मूला रट्टा मार लिया, ठीक है ना। तो आपको कब डिफरेंस पता चला होगा एटॉमिक मास न्यूक्लियर मास में, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हो तो आप आसानी से समझ गए होंगे और भी चीज़ें। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्यू वैल्यू को हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो देखो एटॉमिक मास जो होता है रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब कैसे, देखो ये क्या एटॉमिक मास है, ठीक है, हम किसी भी एटम का, तो ये क्या हम जानते हैं, हम कैसे लिखते हैं किसी भी का एटॉमिक मास, हमारे पास है कोई भी हमारे पास कोई भी एटम हम आप ले लीजिए ठीक है ना, सॉरी कोई भी न्यूक्लियस हमारे पास यदि है, मतलब कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है, तो हमें उसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हम लिखना हो, तो बाइंडिंग एनर्जी हम न्यूक्लियस की कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो एटॉमिक मास हो गया, तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन है ना, या मास ऑफ हाइड्रोजन, आप हम इसको यहाँ पे सॉरी ये आएगा मेरे पास, ठीक है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आया। और ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z, ठीक है ना, समझ में आया। और ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, ये ऐसे तो लिखते हैं हम, ये हमने काफ़ी पहले भी आपको काफ़ी चीज़ें मैंने इसके बारे में डिस्कस की, कुछ नहीं करना, बस आपको उठा के रख दो इसको फॉर्मूले में एटॉमिक मास के यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, और ये मेरे पास क्या आ गया, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना, सिंपल आ गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ नहीं है, समझ में आया। तो जैसे A-Z यहाँ पर है, ये -ZMn यहाँ पर है ना, ये -2Mn हो जाएगा, यहाँ -2Mn है, तो काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएगी, कट जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बाहर भी माइनस है ना, जैसे A-Z है तो ये माइनस यहाँ भी माइनस कट गया, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2Mn, ये -2Mn, वो सारी चीज़ें कट गई, तो सिंपली आपके पास क्योंकि वैल्यू ये बचती है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में। तो देखो बहुत सिंपल क्या मेरे पास आया, आपको फॉर्मूला में यदि याद रखना बताऊं, तो देखो यदि मैं न्यूक्लियर मास की बात करूं, तो देखो न्यूक्लियर मास के टर्म्स में यदि बात करूं, तो पेरेंट का मास, डॉटर का मास और ये अल्फा पार्टिकल का मास, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। दूसरा और कैसे,
एटॉमिक मास की बात करूँ तो एटॉमिक मास को मैं स्लैंट m से लिख रहा हूँ, तो ये एटॉमिक मास डॉटर का और ये एटॉमिक मास इसका, ठीक है, समझ में आया, ये होगा स्लैंट से लिखा मैंने एटॉमिक मास, समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में लिखना फॉर्मूला, तो ऐसे दे रखा हो तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मैंने बताया के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। और हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में जब हम लिखते हैं तो देखो एनर्जी के टर्म्स में जब भी लिखा जा रहा है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है। अब देखो मास के टर्म्स में क्या है, इनिशियल मास यानी पेरेंट न्यूक्लियस मास, मास क्या पेरेंट न्यूक्लियस मास, इनिशियल मास के टर्म्स में जब भी लिखा जा रहा है ना तो इनिशियल में से फाइनल घट रहा है। एनर्जी के टर्म्स में जब भी लिखा जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी किसका, डॉटर का, बाइंडिंग एनर्जी किसका, अल्फा का, फिर बाइंडिंग एनर्जी किसका घटा है, पी फॉर पेरेंट न्यूक्लियस का। तो ये याद रखने का मैंने तरीका आपको बता दिया, देखो, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जब भी एनर्जी की टर्म्स में हम घटा रहे हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं, और जब मास की बात करते हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो कंडीशन क्या होगी स्पॉन्टेनियस अल्फा डिके की, कंडीशन देखो तभी होगी जब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो टिपिकली जो अल्फा डिके की वैल्यू होती है जनरली जो मिलती है वो 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आती है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस अल्फा डिके कब होगा, जब क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो एटॉमिक मास की टर्म्स की हम यदि हम बात करें, नहीं पेरेंट मास जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, पेरेंट मास जो होना चाहिए वो डॉटर से और अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट से ज़्यादा होगी तब आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, और यदि क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ गई यानी एनर्जेटिकली फॉरबिडन है, ठीक है ना, फॉरबिडन है और कैनॉट ऑकर स्पॉन्टेनियसली, तो वो भी वैसी बात है, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अच्छा, तो जो क्यू वैल्यू होती है एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड, है ना। अब हमारे पास न्यूक्लियस था, अब इसने क्या, ये रेस्ट में है, अभी ये किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट फ्रेम में है, तो इसने क्या रिलीज़ किया, एक डॉटर न्यूक्लियस दिया, ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल दिया। तो इन दोनों जो एनर्जी रिलीज होगी वो ये दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो टैक्टो जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई वो इन दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी की तरफ शेयर होगी, ठीक है, इन दिस डिके। जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, के अल्फा माइनस के इनिशियल, ठीक है, यही तो है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को हम टी से भी लिख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आया, तो वही अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी और रिकॉइल डॉटर न्यूक्लियस, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कह लो या रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कह लो, बात एक है, ठीक है। अब देखो क्यू एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये तो है। तो फाइनल की काइनेटिक एनर्जी मैं क्या लिखूंगा, तो देखो मैं टी से लिख काइनेटिक एनर्जी सपोज अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, और ये तो मेरे पास क्या रेस्ट में होता है तो ये जीरो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की अल्फा प्लस के काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में टी से लिखते हैं, के से नहीं लिखते, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो टी अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, टी वाई ले लो या टी डी से लिख लो, बस ये आपके डॉटर न्यूक्लियस का रिकॉइल डॉटर न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी, अल्फा पार्टिकल की क्या आएगी, डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। तो अल्फा डीके किस में, रेस्ट फ्रेम में होगा, रेस्ट फ्रेम ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, है ना, ये मैंने बताया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पेरेंट न्यूक्लियस का जीरो होगा, तो अल्फा डीके ऑकर्स इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। तो दो कंजर्वेशन लॉ की यदि हम बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने अभी आपको समझाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, ठीक है, तो पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल क्या है, इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो पार्टिकल तो इनिशियली रेस्ट में तो उस पर तो जीरो मोमेंटम हो गया, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या गया, अल्फा पार्टिकल के पास है और डॉटर न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, और ये मेरे पास पी अल्फा इज इक्वल टू माइनस के पी डॉटर, ये आ गया। मॉडुलस लगा देंगे तो दोनों का यानी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये हम नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट देखेंगे, समझ में आया, यानी वो जो टिपिकल डिके एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी, वेलोसिटीज होगी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, तभी मैं कह रहा हूँ कि हम नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट देखेंगे। तो नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में अल्फा पार्टिकल्स की क्या लिखूंगा, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, सीधी सी बात है। ये काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर की लिखनी हो तो मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस अपॉन में मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, समझ में आई बात, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का मास हो गया, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस का मास हो गया, काफ़ी सिंपल है, समझ में आया। अब दोनों का आप एक काम करो, यदि हम रेशियो ले ले तो देखो टी अल्फा अपॉन में टी डीटा का रेशियो लो, ठीक है। अब देखो मोमेंटम तो दोनों का हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड इक्वल आया है ना,
तो ये देखो दोनों का मोमेंटम क्या इक्वल आया, तो कैंसिल कर जाएगा, मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस मास ऑफ अल्फा, तो ये आएगा आपके पास सिंपली। ठीक है, तो क्यों हम जानते हैं क्यों क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। अब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यदि लिखना चाहिए यहाँ से तो क्या लिखोगे, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस मास ऑफ अल्फा न्यूक्लियस TD प्लस के TD, तो क्यों इज इक्वल टू, तो आप TD का आप कॉमन ले लेते हो। ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा प्लस के मास ऑफ MD मास ऑफ अल्फा, ये आ गया, सिंपल सी बात है। तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस निकालना चाहते हो तो देखो क्या होगा ना, ये इधर चला जाएगा, तो एक क्यों, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ अल्फा प्लस के मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, तो ये आ गया, सिंपल है। इस बार मैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के निकाल के लिखा था। अब इस बार क्या करो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर लिख लो निकाल के। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर लिखा, तो उस केस में देखो क्या आएगा निकल के, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आएगी क्यों, मास ऑफ डॉटर मास ऑफ अल्फा प्लस के मास ऑफ डॉटर। तो देखो फॉर्मूला यदि आप ध्यान से देखो ना कितना देखो सिंपल है। डॉटर न्यूक्लियस की जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ ना, तो क्यों तो आएगा, क्यों वैल्यू यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और नीचे तो टोटल मास अल्फा और डॉटर का आ गया। अब जब मैं अल्फा की लिख रहा हूँ तो उल्टा आ गया, यहाँ मास ऑफ डॉटर आ गया और बाकी सारी चीज़ सेम है। ठीक है ना, तो ये है, तो मासेज ऑफ अल्फा एंड डॉटर न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली कितना है, 4 एटॉमिक यूनिट, और डॉटर का क्या है A- के 4 एटॉमिक यूनिट। ये समझ में यही तो है हमारे पास, मतलब देखो मास ऑफ डॉटर क्या है, A- के 4 मास ऑफ एटॉमिक यूनिट, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है 4 मास एटॉमिक यूनिट, यही तो है। या मीन आप एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन ले लो, यही तो है। अब यदि आप इसको ऊपर इसमें रखोगे तो एम तो से तो कट ही जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, या एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन तो कट जाएगा, तो सिंपली आपके पास क्या बचेगा। तो देखो यदि मैं अल्फा पार्टिकल का मास लिखना चाहूँगा तो देखो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, है ना, क्यों ये आएगा A- के 4। ठीक है, समझ में, और नीचे कितना आएगा A। ठीक है ना, दोनों को ऐड करने पर तो मेरे पास यही आएगा। और यदि मैं डॉटर न्यूक्लियस की बात करूँगा तो क्यों, ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास 4 और नीचे क्या आएगा A, तो ये आ गया। तो देखो अभी भी वही है, याद रखना भी आसान है। देखो अल्फा पार्टिकल का लिख रहा हूँ तो डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर है, उल्टा है, और नीचे तो टोटल मास नंबर है ही है A, वो तो कंजर्व रहेगा। जब मैं डॉटर न्यूक्लियस का लिख रहा हूँ तो ऊपर अल्फा पार्टिकल का मास नंबर है, और ये सारी चीज़ सेम है। तो याद रखना भी देखो कितना ज़्यादा आसान है, समझ में। अब देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो देखो जो मास नंबर है, जैसे हमारे पास अल्फा डी के हैवी न्यूक्लियस में जनरली होता है। ठीक है, तो A जो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4। ठीक है, समझ में आया। तो जितने भी प्रैक्टिकल अल्फा मीटर्स होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो अधिक ऑलमोस्ट सारी काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है। जैसे हमने बताया आपको काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस के बीच में शेयर होगी। ठीक है, लेकिन अधिकतर किसके पास होती है, अधिकतर एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास होती है। कैसे, तो जैसे मैंने बताया A की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, बहुत ज़्यादा होती है जनरली। अब मान लो एक हमारे पास 210 एटॉमिक नंबर है ना, और एज़ कम्पेयर टू 4 ये ज़्यादा ही है, वो भी सी बात है। तो देखो ये टर्म क्या होगी मेरे पास, ठीक है, 4 को मैं कैंसिल कर दूंगा, A ज़्यादा है, A से A कट जाएगा, तो T अल्फा जो है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आया, क्यू वैल्यू के। यानी अधिकतर एनर्जी जो है वो किसके पास है, वो मतलब जो क्यू वैल्यू थी ना वो अधिकतर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के पास ही है। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस की रिकॉइल एनर्जी देखो, तो देखो A ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया इज ग्रेटर देन 4, तो ये ज़्यादा है तो ये कम आएगा, तो समझ में। ठीक है, लेस देन क्यू। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं ये आंसर बताना चाह रहा हूँ आपको, क्यों वैल्यू काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल और डॉटर के न्यूक्लियस में शेयर होगी, लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल लेके चला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल से देखो, A का वैल्यू 200 लिया हमने। ठीक है, आप घटाओ भी मत, इसको नेग्लेक्ट भी मत करो, 200 माइनस के 4 करो, 196 अपॉन में 200, क्यों, तो ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, 204 अपॉन में ये रखो, और ये कितना 0.2, क्यों, तो यानी हमने क्या जाना, लगभग कंपैरिजन करो, अल्फा पार्टिकल के पास 98% एनर्जी है, क्यों, रिलीज्ड एनर्जी जो है उसका 98% खुद लेके भाग गया, डॉटर न्यूक्लियस के पास सिर्फ 2% है। तो ये यहाँ से बस मैं ये बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, अब हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस का, वो मैंने जैसे बताया इक्वल है, हमने अभी ऊपर देखा था। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो वाई से लिखो। ठीक है, वो मत समझना इस चीज़ को। तो अल्फा पार्ट मेरे को क्या चाहिए, डॉटर न्यूक्लियस का चाहिए, तो डॉटर न्यूक्लियस का निकाल सकता हूँ, तो क्या आएगा M अल्फा V अल्फा अपॉन में MD, सीधी सी बात है। ठीक है,
तो आप देखो वेलोसिटी ऑफ, देखो एम अल्फा को 4 और ये डॉट को ए माइनस के 4 है ना, और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे निकाल सकता हूँ, सिंपल है। वी अल्फा निकालना तो ये उल्टा हो जाएगा, सिंपली वी अल्फा हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस के 4 अपॉन में 4, ठीक है ना, ए डी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो सिंपल है चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। तो वैसे ए के लिए 2 to 6 है हमारे पास। तो आप देखो डॉटर न्यूक्लियस की स्पीड कितना कम है, 0.0 यानी 1.8% ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी डॉटर न्यूक्लियस जो है वो रिकॉइल जब करेगा इट है ना, तो 1.8% ऑफ अल्फा पार्टिकल स्पीड, यानी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमने वही देखा था, जैसे लगभग वो 98% काइनेटिक एनर्जी लेकर चला गया यदि हमारे पास एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना हो, 200 था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जनरली क्योंकि हैवी पार्टिकल न्यूक्लियस के केस में अल्फा डिके होगा, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इसके पास वो वेलोसिटी कितना कम है, रिकॉइल कितना हुआ, 1.8% उससे रिकॉइल हुआ वो, और अधिकतर अल्फा पार्टिकल के पास स्पीड है। सो दिस इज द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लार्ज मास डिफरेंस, मास डिफरेंस की वजह से तो हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, लेकिन हमें अब एग्जांपल्स करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। अब जैसे न्यूक्लियस था, ठीक है, उससे हमारे पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कंबाइन होकर निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। भाई एक प्रोटॉन क्यों नहीं निकला, एक न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकला, है ना, कंबाइन होकर प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकले, जिसको हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं, ये क्यों नहीं निकला, ठीक है, समझ में आया। एक प्रोटॉन प्लस के 2 न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकले, जिसको हम ट्राइटन बोलते हैं, ठीक है, या 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन क्यों नहीं निकला, हीलियम 3 क्यों नहीं निकला, ये 2 प्रोटॉन प्लस के 2 न्यूट्रॉन ही क्यों निकले, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है, ठीक है, हमारे पास, और इसको हम एक एग्जांपल से अभी समझते हैं। जैसे हमने यूरेनियम का एग्जांपल लिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये यूरेनियम का एग्जांपल हो गया, पैलेडियम, ठीक है, थेलियम, ये रेडियोएक्टिव सीरीज में मतलब डीके जब होगा, तो अब जैसे हमारे पास सपोज प्रोटॉनिक इमिशन की यदि हम बात करें, तो प्रोटॉन में यानी एक प्रोटॉन निकलेगा, तो एक प्रोटॉन निकलेगा तो 92 एटॉमिक नंबर, अब कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, यानी पैलेडियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन इमिशन हमने लिया, तो यूरेनियम इसमें पैलेडियम में बदला, ये प्रोटॉन हमारे पास आ गया, निकल गया प्रोटॉन, और ये एनर्जी जो पैलेडियम और प्रोटॉन में शेयर होगी, ठीक है। क्यों वैल्यू हम निकालते हैं, देखो एटॉमिक मास दे रखा है, तो एटॉमिक इस मास में से इन दोनों का मास घटाओ, तो सारे मास की वैल्यूज हमें दे रखी है, देखो, ठीक है, गिवन मास है, तो आपने घटाया तो क्यों की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, ये तो एनर्जेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, समझ में। यानी नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज नहीं है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, तो यानी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। भाई देते कब है हमें एनर्जी तोड़ने के लिए, जब पार्टिकल जनरली स्टेबल हो, तो भैया ये स्टेबल है, ये नहीं निकलेगा, एक प्रोटॉन में नहीं निकलेगा ये, तो एक प्रोटॉन नहीं निकलेगा, प्रोटॉन इमिशन एनर्जेटिकली फॉरबिडन है, ठीक है, एक प्रोटॉन इसलिए नहीं निकलता, एनर्जेटिकली क्या फॉरबिडन है, इसलिए न्यूट्रॉन भी नहीं निकलता, ठीक है, एक प्रोटॉन भी नहीं निकला, एक न्यूट्रॉन भी नहीं निकला, ठीक है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन भी नहीं जनरली निकलता, ठीक है, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन भी नहीं निकलते, और 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन भी नहीं निकलते, ठीक है, समझ में आया। सो नन ऑफ द डिके कैन ऑकर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप नहीं होंगे वो, ठीक है ना, यू हैव टू डू समथिंग, है ना, चाहे न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट कीजिए या कुछ कीजिए, वो अलग केसेस है जिसमें ये मिशन होगा। अगला हमारे पास देखो क्या एग्जांपल, बाइंडिंग एनर्जी जो है कार्बन की, ठीक है, बेरिलियम हीलियम ये दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जीज हमें दे रखी है, ठीक है। वो कह रहा है एक्सप्लेन करो वाई 12(6) इज स्टेबल अगेंस्ट डीके इनटू 3 अल्फा पार्टिकल। अच्छा, तो कह रहा है कि ये स्टेबल है अगेंस्ट 3 अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेंगे, स्टेबल होगा तो क्यों निकलेंगे, तो यानी हमारे पास ये है ये, ठीक है, तो 3 अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, तो एक अल्फा पार्टिकल हमारे पास ये होता है, तो 3 निकलने का मतलब तो ये हो गया, तो 3 to 6 3 to 12 हो गया, वो बट डॉटर न्यूक्लियस ओपनेट्स कुछ नहीं बन रहेगा, अब ये बना हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो क्यों वैल्यू हमें निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी हम फाइनल प्रोडक्ट की लेंगे, तो 3 इंटू में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस के बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन, यही तो होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 28.29 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन कितना 92.16 माइनस के 7.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया हमारे पास, तो क्यू तो लेस देन 0 है, तो ये जो हमारे पास कार्बन है ये एनर्जी 3 अल्फा पार्टिकल्स नहीं देगा, एनर्जेटिकली फॉरबिडन है। अब जब ये अल्फा पार्टिकल देगा ही नहीं, डीके नहीं हो रहा, तो डीके क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई वो स्टेबल है अगेंस्ट दिस डीके मोड, तो इस डीके मोड के में वो स्टेबल है, ठीक है।
ऐसे बेरिलियम का केस है, समझ में आया। बट बेरिलियम इज़ अनस्टेबल अगेंस्ट अल्फा डीके। तो कह रहा है बेरिलियम जो है स्टेबल है, ठीक है, अगेंस्ट अल्फा डीके। तो अब देखो बेरिलियम में का केस ले लो, बेरिलियम हो गया, ठीक है ना, 4 8। तो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस उसने कुछ दिया नहीं है, तो यानी ये हमारे पास है ना, तो यानी 2 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालो, बाइंडिंग एनर्जी हो गया 2 टाइम्स, है ना, इसका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम, दोनों का बाइंडिंग एनर्जी दे रखा। क्यों हमने निकाला, कितना आया 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, कितना एनर्जी निकलेगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एनर्जेटिकली अलाउड है, यानी एनर्जेटिकली डिके हो जाएगा, पॉसिबल है डिके। तो डिके पॉसिबल है क्या, क्यों ये डिके क्या पॉसिबल है, यानी ये अनस्टेबल है तभी डिके हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज वाई बेरिलियम इज नॉट फाउंड एज अ स्टेबल न्यूक्लियस इन नेचर, ये जनरली मिलता नहीं है नेचर में हमें स्टेबल फॉर्म में, क्योंकि अनस्टेबल है, डिके हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में जिसमें हम गामा थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, टनलिंग के बारे में पढ़ेंगे, Geiger Nutter law, range of alpha particles. So these are things which are still remaining and we will conclude them, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।